वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1 में दिया गया उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? हमारा सवाल इसमें दिया गया है कि 4052 और 1257 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है? यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। यानी हमें दो धनात्मक पूर्णांक के सवाल में दिए गए हैं। एक धनात्मक पूर्णांक दिया गया है 4056 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमें दिया गया है 12576 और इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का हमें HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से। ठीक है, अब कैसे करते हैं? अच्छा, जहाँ तक इस सवाल का प्रश्न है, इस सवाल की एक खास बात नोट करें। ये जो सवाल है इसके अंदर कुल मिलाकर के 7 बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाएगा। 7 बार प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब हम 7 बार जब भी हम प्रक्रिया करेंगे, 7 बार प्रक्रिया करने के बाद में हमारे को रिमाइंडर यानी r बराबर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं कि इस सवाल को हल कैसे करना है। देखिए, सवाल में हमें दिए गए हैं दो धनात्मक पूर्णांक, एक 4052 और एक 12576। यहाँ पर सबसे शुरुआत हम करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है? हमने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि बड़ी संख्या को हम a यानी डिविडेंट यानी
भाज्य मान लेते हैं बड़ी संख्या को, यानी a बराबर हमने माना क्या, बड़ी संख्या क्या है 12,576, ठीक है। और छोटी संख्या को यानी 4052 है, 4052, इसको हमने मान लिया क्या b, b यानी डिवाइजर यानी भाजक, ठीक है। बड़ी संख्या को हमने डिविडेंड यानी भाज्य मान लिया यानी a मान लिया, और छोटी संख्या को भाजक यानी डिवाइजर मान लिया यानी b मान लिया। और उसके बाद में हमने किया a डिवाइडेड बाई b यानी 12,576 डिवाइडेड बाई 4052, ठीक है। हल करके देखा इसको, 4052 का हमने भाग लगाया, किस में लगाया भाग, 12576 के अंदर भाग लगाया, ठीक है। कितनी बार गया, 3 बार हमने दिया, तो हमारे पास में आ गया 12,156, 156 घटाया, घटाने पर हमारे को प्राप्त हो गया 420, यानी कुल मिलाकर के हमारे को भागफल यानी क्वोशिएंट यानी Q क्या प्राप्त हुआ, 3, भागफल कितना प्राप्त हुआ 3, और शेषफल यानी रिमाइंडर यानी R, R क्या प्राप्त हुआ 420। ये तो हो गई हमारी पहली स्टेप। इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, दूसरी स्टेप के अंदर जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है का समीकरण जो है, समीकरण यानी BQ प्लस R इक्वल टू A, इसके अंदर हमने मान रख दिए, यानी BQ प्लस R इक्वल टू A, इसमें मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, B की जगह पर ये आ गया, B क्या था हमारा 4052, B है हमारा 4052 इंटू Q कितना है, Q यानी क्वोशिएंट कितना आया 3, प्लस रिमाइंडर क्या है R कितना आया 420 इक्वल्स टू A यानी डिविडेंड कितना था, A का भाग 12,576, इस तरह से लिख दिया। इसके बाद में हमने देखा R का मान 420 है, यानी 0 है या नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया चूंकि या सिंस, चूंकि का चिन्ह लगा दिया, सिंस R इक्वल्स टू 0 नहीं है, R बराबर 0 नहीं है, अतः R बराबर 420 और B बराबर 4052, B ये है, R ये है, R बराबर 420 और B बराबर 4052 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब पुनः प्रयोग करना है किसके ऊपर, R बराबर 420 और B बराबर 4052 पर। प्रयोग कैसे करेंगे हम लिखेंगे क्या, प्रयोग करने पर
यानी बड़े करने पर, यानी हमने क्या किया, बड़े पूर्णांक को करने पर, यानी हो गया बड़ा पूर्णांक, a बराबर बड़ा पूर्णांक यानी 4052, व b बराबर छोटा पूर्णांक 420 मानकर a डिवाइडेड b करने पर। ठीक है, क्या होगा, चालीस 52 को अंदर लिख दिया हमने डिविडेंड के रूप में, a के रूप में, और b की जगह, डिवाइजर की जगह पे यहाँ पे 420 लिख दिया, और 420 का भाग हमने लगाया 4052 के अंदर। 420 का भाग जब हम 4052 में लगाएंगे तो 9 बार हम भाग देते हैं, 9 बार जाएगा। 9 बार जाने पर हमारे को प्राप्त होगा 3780, 3780 हमें प्राप्त होगा। और जो शेषफल हमें बचेगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 272, शेषफल बच जाएगा 272। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसा करने पर भागफल यानी क्वोशिएंट Q बराबर हमें प्राप्त होता है कितना, 9, और रिमाइंडर यानी शेषफल यानी R बराबर कितना प्राप्त होता है, 272। ठीक है, ये प्राप्त हो गए। अब हम क्या करते हैं, वापस से ये बात हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लीमा का जो समीकरण है उसके अंदर मान रख देते हैं। मान कैसे रखेंगे देखते हैं। ठीक है, मान रख देते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन देखिए, यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण यानी BQ प्लस R इक्वल्स टू A। में मान रखने पर, या लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन समीकरण के अनुसार, यहाँ पे लिख दे के अनुसार। ठीक है, अनुसार लिखा और BQ प्लस ये कर दिया, फिर इसमें मान रख के दिखा दिया। B का मान कितना था इसके अंदर, B का मान था हमारा 420। Q का मान कितना था, यानी क्वोशिएंट कितना आया था, यानी भागफल कितना आया था हमारा, वो आया था हमारा 9, प्लस R यानी रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा था हमारे पास में, वो बचा था 272, और डिविडेंड यानी भाज्य क्या था हमारा, वो था हमारा 4052। लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा R का मान क्या है, 0 नहीं है, तो फिर से हमने वापस से लिख दिया वही बात, सिंस या चूंकि R इक्वल्स टू 0 नहीं है, अतः R बराबर 0 नहीं है तो क्या है, R बराबर है हमारा 272, 75 नहीं, 72 है। R बराबर है 272, अतः R बराबर 272, वह B बराबर, B कितना था 420 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हम फिर से क्या करेंगे, किसके ऊपर, R बराबर 275 और B बराबर 420 पर यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर यह होगा कि जो बड़ी संख्या है उसको तो हमें A मानेंगे, करने पर A बराबर बड़ी संख्या 420 माना जाएगा, और B बराबर छोटी संख्या
यानी 275 माना जाएगा। और 272, 75 नहीं, 72 है, 272। ठीक है, b बराबर 272 माना जाएगा। इसके बाद में हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई b, यानी 420 के अंदर हम भाग लगा रहे हैं 272 का। अब 420 में हमने जब भाग लगाया 272 का, तो कितनी बार गया? 420 में 272 का भाग लगाया तो एक बार ही जा पाएगा। 272 हमने उतारा, शेषफल कितना बचा हमारे पास में? 148। ठीक है, यानी हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? अब हमें क्वेश्चन यानी भागफल क्या प्राप्त हुआ, यानी क्यू क्या प्राप्त हुआ? वो है एक बार गया था ना भाग। ठीक है, और शेषफल यानी रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, यानी आर क्या प्राप्त हुआ? वो है 148। इसके बाद में हम क्या करते हैं? इस प्रक्रिया के बाद में हम वही यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के समीकरण, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, ये लिख दिया, के अनुसार लिख दिया हमने, के अनुसार बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए। ठीक है, और बी क्यू का मान रख दिया, बी की जगह पे क्या रख दिया हमने? बी की जगह पे क्या रख दिया? बी का मान क्या था? 272। इस चरण की बात करें, इस चरण में बी का मान क्या था? 272 इंटू क्यू का मान क्या निकला? 1 प्लस रिमाइंडर क्या निकला? 148, 148 शेषफल था, बराबर ए यानी डिविडेंट यानी भाज्य क्या था हमारा? 420। ये लिख दिया। इसके बाद में हमने आर के मान पे देखा, फिर से 0 नहीं है, तो फिर से हमने वही बात लिखी, चूंकि आर बराबर 0 नहीं है, अतः आर बराबर 148 और बी बराबर 272, बी बराबर 272 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर, वापस से प्रयोग कर रहे हैं साहब। प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या को तो ए मानना है हमारे को, करने पर ए बराबर कितना हो गया? बड़ी संख्या क्या है? देखो इसमें दोनों में से 272, इसको तो बड़ी संख्या माना, बड़ी संख्या को तो ए मान लिया। बी बराबर यानी छोटी संख्या 148। ठीक है, इसके बाद में फिर से वही ए भाग बी, यानी हमें करना है 272 में भाग लगाना है 148 का। ठीक है, 272 में 148 का भाग लगाना है। भाग लगा के जब हम देखेंगे 272 में 148 का भाग लगाना 148, कैसे लगेगा? देखिए, अब कर रहे हैं हम 272 में भाग लगा रहे हैं हम 148 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 272 में 148 का भाग लगाएंगे तो एक बार गया, और ये आ गया 148। जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 124, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ? भागफल हमें प्राप्त हो गया कितना? एक प्राप्त हुआ, और शेषफल यानी आर यानी रिमाइंडर क्या था प्राप्त हुआ? 124। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं? लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा के अनुसार, क्या लिखते हैं? यूक्लिड डिवीजन लीमा के अनुसार क्या है? बी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू ए।
b की जगह पर b का मान रख दो। b कितना है, डिवाइज़र कितना है, b यानी डिवाइज़र, तो b की जगह पर 148 लिख दिया, इनटू q की जगह पर q कितना है 100, q यानी क्वेश्चन कितना आया 1, तो उसको 1 लिख दिया, बराबर a यानी हो गया डिविडेंड। डिविडेंड कितना है हमारा 272, ठीक है। 148 इंटू 1 इक्वल्स टू, ये हो गया 272, ठीक है। अब हमें r के मान पे ध्यान देना है, सॉरी इसमें ये तो भूल ही गए हम, प्लस का चिन्ह लगा करके r का मान लिखना है। r का मान कितना है हमारा 124, 124, ठीक है। इसके बाद में हमें r के मान पे गौर करना है, और फिर देखा कि r का मान क्या है 124, यानी 0 नहीं है, तो हमें लिखना है चूंकि r बराबर 0 नहीं है, अतः r बराबर क्या है 124, व b बराबर कितना था 148, पर यूक्लिड डिवीजन लीमा का पुनः प्रयोग करने पर यूक्लिड डिवीजन लीमा का पुनः प्रयोग करने पर, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा का पुनः प्रयोग कैसे करने हैं, यानी हमें बड़ी संख्या को तो मानना है a, यानी a बराबर हमने मान लिया 148, और b बराबर हमने मान लिया छोटी संख्या यानी 124, ठीक है। अब हमने किया a भाग b, यानी हमने कर दिया 148 डिवाइडेड बाई 124, और 148 के अंदर जब हमने 124 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, एक बार ही जाएगा, भागफल आया 1, और 124 लिखा। शेषफल की अगर हम बात करें तो शेष कितना बचा, शेष बच गया हमारे पास में 24, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, भागफल यानी क्वोशिएंट हमें प्राप्त हो गया 1, और रिमाइंडर यानी शेषफल यानी r प्राप्त हो गया हमें 24। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा के अनुसार, या के समीकरण के अनुसार लिख दिया, के अनुसार क्या लिखा हमने, बी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू ए। बी की जगह पे बी का मान रख दिया, बी का मान कितना है, डिवाइजर कितना है हमारा, बी का मान है 124, तो 124। क्यू यानी क्वोशिएंट का मान कितना आया 1, प्लस आर यानी रिमाइंडर कितना आया हमारा 24, इक्वल्स टू ए यानी डिविडेंड कितना था, ए का मान कितना था इसके अंदर 148, ठीक है। अब आर के मान पे ध्यान दिया कि आर है 24, यानी 0 नहीं है, तो वापस से हमने वही बात लिख दी, चूंकि आर बराबर 0 नहीं है, बराबर को काट दिया, इसका मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं है, अतः 0 नहीं है, अतः r बराबर 24, 0 नहीं तो है लेकिन है कितना, r बराबर 24, और b बराबर, b का मान कितना है, b का मान कितना था हमारा 148, यानी 24, और दूसरा जो b का मान क्या निकला, b का मान है 124, यह है 124, ये b का मान है 124, b का मान है, ठीक है। r बराबर 24 और b बराबर 124 पर यूक्लिड डिवीजन लीमा का पुनः प्रयोग करने पर, ठीक है। यानी अब हमें पुनः प्रयोग करना है किसके ऊपर,
आर बराबर 24 और बी बराबर 124 पर। पुनः प्रयोग करने का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या मानना है, ए यानी बड़ी संख्या को तो ए मानना है, यानी 124 को तो ए मानना है, और छोटी संख्या यानी बी को मानना है हमने, 24 को छोटी संख्या को हमें बी मानना है। और उसके बाद में फिर से वही बात, ए भाग बी करना है, ए भाग बी करना है, ठीक है ना। अब ए भाग बी करते हैं, यानी ए बराबर 124 और बी बराबर 24। हमारे पास था यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार प्रयोग करने पर ए बराबर हमारे पास में था 124 और बी बराबर हमारे पास में आया बी बराबर 24, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए भाग बी किया, यानी 124 के अंदर भाग लगा दिया हमने 24 का। जब हम ऐसा करते हैं, 124 के अंदर हम भाग लगाते हैं 24 का, तो हमारे को 5 बार भागफल जाता है और 120 नीचे आएगा और शेष 24, शेष कितना बचा, सॉरी 4 बच गया, शेष कितना बचा 4, शेष पर हमारे पास में बच गया है 4। शेष बच गया 4। अब क्या करते हैं, हमारे को क्या प्राप्त हो गए, हमें प्राप्त हो गए क्वेश्चन यानी भागफल बराबर कितना प्राप्त हुआ 5, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, आर बराबर कितना प्राप्त हो गया, रिमाइंडर बराबर ये हो गया हमें 4 प्राप्त, ठीक है। तो हमारा भागफल हो गया 5 और रिमाइंडर यानी शेषफल हो गया 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण के अनुसार ऐसे लिखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण के अनुसार क्या है, बी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू ए। बी की जगह पर बी का मान रखा, बी का मान कितना है 24 यानी 24 इंटू क्यू, क्यू का मान कितना है 5 आया है, 5 प्लस आर, आर का मान कितना है वो है 4 बराबर ए, ए का मान कितना है वो है 124, इस तरह से लिख दिया। फिर आर के मान पे कॉन्सेंट्रेट किया, आर का मान 4 आ रहा है यानी 0 नहीं है, तो वापस से हमने वही बात लिख दी, चूंकि आर बराबर 0 नहीं है, अतः आर बराबर 4 व बी बराबर कितना है, बी बराबर 24 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा यानी प्रमेय का प्रयोग करने पर, पुनः प्रयोग कैसे करेंगे, वही वाली बात, बड़ी संख्या को हमें मानना है, यानी a बराबर हमने माना बड़ी संख्या कौन सी है 24, और छोटी संख्या b बराबर माना हमने छोटी संख्या कौन सी है 4, ठीक है। उसके बाद में हमने किया a भाग b यानी 24 भाग 6। जब हमने 24 भाग 6 किया, सॉरी 24 भाग 4 किया, तो भागफल कितना आया 6 बार गया और ये आ गया 6 चौक 24, रिमाइंडर आ गया 0। यानी जब हमने 24 के अंदर 4 का भाग लगाया तो हमारे पास में क्वोशिएंट यानी भागफल हमें प्राप्त हुआ 6 और रिमाइंडर यानी आर हमें प्राप्त हुआ 0, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण के अनुसार। क्या है यूक्लिड डिवीजन समीकरण, क्या है, बी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू ए
b की जगह b का मान रख दिया। b का मान कितना है हमारा 4 इंटू q का मान कितना आया हमारे पास में 6 प्लस r का मान कितना आया 0 बराबर a डिविडेंड का मान कितना आया a कितना है 24। अब r के मान पे गौर किया, r आ गया 0। ठीक है, r 0 हो गया ना। अब यहां पे जाके हम लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 है अतः इस चरण के b यानी भाजक b का मान ही हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब इस चरण के b का मान क्या है, HCF क्या हुआ, b बराबर b क्या है, इस चरण में b का मान क्या है 4, यानी b बराबर 4, यानी 4 हमारा जो है HCF होगा। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से जब हम HCF निकालते हैं तो हम 3 चरणों का इस्तेमाल करते हैं और उसका बार बार तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक कि हमें रिमाइंडर यानी R यानी शेष फल जो है 0 प्राप्त ना हो जाए, 0 प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1 का उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये दिया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है और यहाँ पर q जो है कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। यानी हमें ये प्रदर्शित करना है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, वो तो 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो हमेशा क्या होता है 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ये हमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, सवाल को हल करें इससे पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक से हमारा मतलब क्या है। देखिए, 2 शब्द हैं, धनात्मक समपूर्णांक और दूसरा है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक है इधर और इधर धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक हम बोलते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर और धनात्मक विषम पूर्णांक हम बोलते हैं पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर पूर्णांक क्या चीज़ होती है, पूर्णांक या इंटीजर क्या चीज़ होती है। हम सब जानते हैं पूर्णांक के अंदर क्या शामिल होती हैं, पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से चलता जाएगा। विषम पूर्णांक क्या है, ये तो हो गया हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के अंदर जब हम नेगेटिव संख्या ऋणात्मक संख्याओं को मिलाते हैं -1 -2 -3 इनको मिला देते हैं तो वो हमारी बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर।
पूर्ण संख्याओं के साथ में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से हमारे पास में बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गई पूर्णांक की बात। अब हम सवाल में बात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांकों की। अब हमने यहाँ पे देखा थी कि पूर्णांक दो प्रकार के हैं। जीरो की राइट हैंड साइड के अंदर जो है, सीधे हाथ की ओर जो है, दाईं ओर जो है, वो तो है धनात्मक पूर्णांक, और जीरो की बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जितने भी पूर्णांक हैं, यानी माइनस वाले जो ऋणात्मक पूर्णांक लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इधर धनात्मक हो गया, इधर ऋणात्मक हो गया। सवाल में हम बात कर रहे हैं सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों की। ठीक है, ये तो बात हुई है कि धनात्मक पूर्णांक की हो गई। अब यहाँ पे बात चल रही है, इधर चल रही है धनात्मक सम पूर्णांक और इधर चल रही है विषम पूर्णांक। तो यानी हमें सम और विषम का भी मालूम होना चाहिए। सम यानी इवन, विषम यानी ओड। सम और विषम होते क्या है, इवन और ओड आखिर होते क्या है? सम क्या होता है? सम संख्या का मतलब, इवन नंबर का मतलब हमारा होता है वे सभी संख्याएं, वे सभी नंबर जिनका इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो, वो कहलाती हैं सम संख्याएं या इवन नंबर्स। और जिन संख्याओं का इकाई का अंक इनके अलावा कुछ भी होता है, वो सब कहलाती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं धनात्मक सम पूर्णांकों की, तो ये जो पूर्णांक लिखे हैं धनात्मक, इनमें सम पूर्णांक अगर हमें देखने हैं तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है। तो देखिए 0 आ रहा है इधर, तो धनात्मक सम पूर्णांक में कौन कौन से हो गए? एक तो 0 हो गया, दूसरा 2 आ गया, तीसरा 4 आ गया, फिर चौथा 6 आ गया, फिर पांचवा 8 आ गया, छठा 10 आ गया, क्योंकि 0 आ गया ना इकाई का अंक। फिर सातवां देखें तो ये 12 आ गया, इकाई का अंक 2 आ गया ना। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक से हमारा मतलब क्या हुआ? 0, 2, 4, 6, 8 और 10, 12 आदि से आगे तक जाते जाते हैं। इसी तरह धनात्मक विषम पूर्णांक से हमारा क्या तात्पर्य हुआ? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और ये फिर 11। धनात्मक विषम पूर्णांक से हमारा तात्पर्य हुआ 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी धनात्मक सम पूर्णांकों की और धनात्मक विषम पूर्णांकों की। अब आते हैं हम सवाल के ऊपर। हमारा सवाल क्या कहता है? हमारा सवाल कहता है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम यानी इवन, पूर्णांक यानी इंटीजर, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक कौन कौन से थे हमारे? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। तो सवाल क्या कहता है हमारा? प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है वो किस रूप में होता है? उसका रूप होता है 2q। ठीक है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कौन से हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब क्या हुआ? 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से।
ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमारा सवाल क्या कहता है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक होता है वो तो 2q के रूप में होता है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो कैसे होता है, वो होता है 2q प्लस 1 के रूप में होता है। दो सवाल इसके अंदर है। पहले हम लेते हैं पहली बात को, यानी प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है, इस बात को करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसमें निकालना है प्रश्नानुसार, लिखना पड़ेगा हमें प्रश्नानुसार b का मान, b बराबर क्या है, प्रश्न में b बराबर क्या दिया हुआ है। b का मान निकालने के लिए, b यानी बोलते हैं भाजक, यानी डिवाइजर। अब b का मान निकालने के लिए हमें याद करनी होगी यूक्लिड डिवीजन लीमा को। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, वो क्या है, वो है BQ प्लस R इक्वल्स टू A। इसको याद करने के बाद हमें ये देखना है कि ये B की जगह पर, ये BQ लिखा है ना, तो B की जगह पर क्या लिखा हुआ है, B की जगह पर लिखा हुआ है यहाँ पे 2, यानी प्रश्न में हमें B बराबर क्या दिया हुआ है, B बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमारे पास में B बराबर हो गया 2। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं माना एज्यूम कि माना धनात्मक समपूर्णांक जो है, समपूर्णांक क्या है, कोई a है, a कोई धनात्मक समपूर्णांक है। अतः यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, BQ प्लस R इक्वल टू A, इसके अनुसार। और इसमें क्या है, R की स्थिति क्या होती है, B से हमेशा B जो है हमेशा B से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और 0 से बड़ी या बराबर होती है। ठीक, अब इसमें मान रख देते हैं हम, B की जगह पे हमने 2 लिख दिया, 2Q प्लस R यूं की यूं है बराबर A। ठीक है, अब ये R का मान, इसमें क्या करना है, R का मान क्या बताया गया है, B कितना है 2, इधर 0 और ये 0 से बड़ा या बराबर, मान रख दिया हमने, B की जगह पे 2 रख दिया। ठीक है, B की जगह पे 2 रखने पर यहाँ पे क्या अर्थ मतलब निकला कि R का मान क्या आया, R का मान क्या हो सकता है, R बराबर हो सकता है, इसका मतलब R का मतलब है R होगा 2 से तो छोटा होगा, साफ लिखा हुआ है 2 बड़ा है, इसका मतलब R छोटा है। R क्या होगा, 2 से तो छोटा होगा, और 0 से 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 या उससे बड़ा लेकिन 2 से छोटी, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, बताइए कौन सी हो सकती है। तो वो हो सकती है, या तो आपका क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और या फिर हो सकती है 1। ठीक है, इस शर्त के मुताबिक 2 से छोटी लेकिन 0 या 0 से बड़ी, तो 0 कौन कौन संख्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 2 ही संख्याएं ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, अब इन 2 संख्याओं में से भी, यानी R के 2 ही मान हो सकते हैं, 0 और 1। अब इन 2 संख्याओं में से भी हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमें धनात्मक समपूर्णांक की बात कर रहे हैं, धनात्मक समपूर्णांक की बात कर रहे हैं, यानी हमारा मान क्या होगा समपूर्णांक में, वो होगा 0,
यानी r बराबर हमारे पास में हो सकता है 0। ठीक है, अब r, इसमें r का मान रख दें तो ये हो जाएगा हमारा 2q प्लस 0 इक्वल टू a, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 2q। 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, सवाल में हमें यही प्रदर्शित करना था, यही दर्शाना था कि a बराबर 2q होता है। हो गया कि नहीं हो गया? यानी प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप में होता है। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक की। धनात्मक, अब हम बात कर रहे हैं धनात्मक विषम पूर्णांक की। धनात्मक विषम पूर्णांक की। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब है हमारे पास में 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से। ठीक है, ये हो गए धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या है? प्रश्नानुसार b बराबर हमें प्रश्नानुसार b बराबर हमारे पास में पहले से 2 है प्रश्न के अंदर, q की जगह पर 2 लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, प्रश्नानुसार b बराबर 2। अतः यूक्लिड डिवीजन लीमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यानी BQ प्लस R इक्वल टू A, और इसमें R की पोजीशन क्या है कि B से तो छोटा होता है और 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम B का मान रख देते हैं। B का मान रखा हमने तो 2Q प्लस R बराबर A। ठीक है, R की जगह पर R लिख दिया, B की जगह पर हमने 2 लिख दिया, इधर 0 से बड़ा या बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं R का क्या विशेषता है। इस यहाँ पर R का मान क्या आया? R का मान आया 0 से, R का मान क्या है? 2 से तो छोटा है। 2 से छोटा है मतलब 2 से छोटे का मतलब क्या हुआ? R का मान क्या हो सकता है? 1। 2 छोटा क्या होता है? 1। लेकिन या तो 0 है या 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हो सकता है 0। 2 मान आए। अब यहां पर दिन 2 मान, R के मान 2 हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं खाली धनात्मक विषम पूर्णांक। अतः R इक्वल्स टू 1 हो गया। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब है R की जगह पर 1 हो गया। R का मान 1 हो सकता है। अब R का मान इस समीकरण में रखने पर क्या हो गया? R बराबर 1 समीकरण में रखने पर तो ये हो गया हमारा, B की जगह पर हमने 2 लिख रखा था, Q की जगह पर कुछ नहीं लिखना, R बराबर हमने 1 लिख दिया बराबर A। तो यानी A का मान क्या आया हमारे पास में? 2Q प्लस 1। ठीक है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक की अगर हम बात कर रहे हैं तो धनात्मक विषम पूर्णांक किस तरह लिख सकते हैं हम? 2Q प्लस 1 के रूप में। हो गया ये सिद्ध। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। इसे कहते हैं इति सिद्धम, लिख सकते हैं यहाँ पर इति सिद्धम, यानी यह सिद्ध होता है, सिद्धम। ठीक है, अब हम लेते हैं प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। हमारा सवाल है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां Q एक पूर्णांक है। शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer
is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। इस सवाल के अंदर हमें ये प्रदर्शित करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो या तो 4q प्लस 1 के रूप में होता है या फिर होता है 4q प्लस 3 के रूप में। ठीक है, इस सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक से हमारा तात्पर्य क्या है, हमारा मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर या धनात्मक विषम पूर्णांक को समझें इससे पहले हम सब समझें पूर्णांक को कि व्हाट इज इंटीजर, क्या पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक के बारे में हम जानते हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर अगर हम नेगेटिव ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इसी तरह से ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? -1, -2, -3। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं के साथ में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो ये सारी मिलकर के कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। ये तो हो गई पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर, अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। ठीक है, अब अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक से हमारा तात्पर्य है 0 और उससे बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, यानी 0 के राइट हैंड साइड में जितनी भी हैं नंबर्स वो सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक तो इधर वाले हो गए। ठीक है, तो यदि हम बात करें धनात्मक पूर्णांकों की, धनात्मक पूर्णांक हो गए ये वाले। और अगर हम बात कर रहे हैं इन धनात्मक पूर्णांकों में से भी धनात्मक विषम पूर्णांकों की, तो वो कौन से हो गए? सम और विषम का मतलब क्या होता है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का इकाई का अंक, यानी वंश वाली जो जगह है, इकाई वाली जो जगह है, उस जगह पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। वे सभी संख्याएं, वे सभी नंबर्स जिनकी इकाई का अंक, जिनका वंश वाला डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो सब कहलाती हैं सम संख्याएं। सम यानी इवन, EVEN, इवन। और वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक इनके अलावा कुछ भी हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8 ना हो, वो सब कहलाती हैं विषम संख्याएं। विषम यानी ओड, ODD। यहाँ हम बात कर रहे हैं विषम संख्याओं की। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हुए? 1, इधर से 3 हो गया, आगे चलेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे 7 प्राप्त हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे 9 प्राप्त हो जाएगा, फिर 11 प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से प्राप्त होते जाएंगे। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या हुआ हमारा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। ठीक है, तो ये तो बात हमने समझी कि धनात्मक विषम पूर्णांक होते क्या है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हम समझ गए कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से हुए हमारे? 1, 3, 5, 7, 9 आदि आदि, ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी हम बात कर रहे हैं इनों की। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या कहता है? हमारा सवाल कहता है कि जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वो या तो 4q प्लस 1 के रूप में होंगे या 4q प्लस 3 के रूप में होंगे। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये हमें प्रदर्शित करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं माना धनात्मक, लेट्स अज्यूम, माना मतलब अज्यूम किया हमने, माना धनात्मक विषम पूर्णांक
है क्या? ए। ठीक है। अब और प्रश्नानुसार जैसा कि सवाल में दिया गया है, प्रश्नानुसार बी यानी डिवाइजर यानी भाजक बराबर कितना है? बराबर है 4 है। अब b बराबर 4 कहां से आया, कैसे आया? b बराबर 4 का मतलब b बराबर 4 कहां से आया? तो b बराबर 4 के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यूक्लिड डिवीजन लीमा का जो समीकरण है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो समीकरण है उसके ऊपर, वो समीकरण क्या है? वो है BQ प्लस R इक्वल टू A। ठीक है। हमें प्रश्न में क्या रूप दिया गया है? 4Q। यहाँ पर B की जगह पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि Q का जो गुणांक है, Q का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 4 है। यानी B की जगह पर यहाँ पर B है और यहाँ पर 4 है, यानी B के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 4। इसलिए हमने प्रश्नानुसार लिख दिया B बराबर 4। ठीक है। तो हमने लिखा माना धनात्मक विषम पूर्णांक है A और प्रश्नानुसार B बराबर है 4। ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा के अनुसार, यूक्लिड डिवीजन लीमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या है? देखिए, ये है BQ प्लस R इक्वल टू A और इसमें R की विशेषता क्या है? R की विशेषता ये है कि ये B से तो छोटा होता है और 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने मान रख दिया B का, यानी इक्वल टू B की जगह पर हमने रख दिया 4Q प्लस R इक्वल टू A। ठीक है। R की विशेषता बताई कि ये 4 से तो छोटा होगा, B की जगह पे 4 रख दिया, और बड़ा होगा किससे? 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 4Q प्लस R बराबर A लिखा हुआ है, इसमें जो R का मान इसके अनुसार नज़र आ रहा है, वो R का मान क्या हो सकता है? R के मान कौन कौन से हो सकते हैं? 4 से छोटा लेकिन 0 या 0 से बड़ा, ऐसे मान कौन कौन से हैं? 4 से छोटा हो सकता है 3 हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है 2 हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है 1 हो सकता है, और 4 छोटा हो सकता है 0। तो हमारे पास मान R के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं? 3, 2, 1 और 0। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, चूंकि सिंस हम बात कर रहे हैं किसकी? धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक की, पॉजिटिव ओड इंटीजर की, धनात्मक विषम पूर्णांक की। तो अब ये जो R के मान जो आए हैं, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें, हमें सिर्फ इसमें से विषम पूर्णांक छांटने हैं। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं? यानी जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना हो। एक तो है 3 और एक है 1। तो अगर हम बात करें धनात्मक विषम पूर्णांक की, तो R के मान क्या हो गए? R का मान या तो हो सकता है 1 या हो सकता है 3। ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण में R के मान रखने पर, R के
आर की वैल्यू रखने पर, आर के मान रखने पर क्या होगा? आर का मान रखने पर आर बराबर 1 रखने पर क्या होगा? समीकरण है हमारा बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए। ठीक है, आर का मान 1 रखा तो क्या आ गया? आर का मान 1 रखा, यहाँ पे इधर समीकरण क्या था? 4Q, तो इधर 4Q लिख दिया, 4Q प्लस आर इक्वल टू ए। आर का मान 1 रखना है हमारे को, तो ये हो गया 4Q प्लस 1 इक्वल टू ए। ठीक है, इसी तरह से इधर हम रख रहे हैं आर बराबर 3 रखने पर ठीक है, आर बराबर 3 रखने पर क्या होगा? यूक्लिड डिवीजन लीमा का समीकरण लिखो पहले तो, बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए। बी में हमने 4, बी के बराबर 4 था, तो बी क्यू की जगह हो गया 4Q। आर की जगह पे हमें क्या रखना है? 1 रखना है वैसे, तो पहले तो आर ही लिख के दिखा देते हैं। अगली बार में ये 4Q प्लस आर की जगह पर हमने 3 रख दिया, यहाँ पे आर बराबर 3 रखना है, 3 लिख दिया, बराबर है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ए के संभावित मान कौन से हुए? ए का इधर तो संभावित मान आ गया 4Q प्लस 1, और इधर ए का संभावित मान आ गया 4Q प्लस 3। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल भी यही था कि हमें ये दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो, वो या तो 4Q प्लस 1 के रूप में हो सकता है, और या फिर 4Q प्लस 3 के रूप में हो सकता है। अब यहाँ पे सिद्ध हो गया ना, ए क्या था? एक धनात्मक पूर्णांक था, तो ए बराबर क्या हो गया? 4Q प्लस 1। इधर हो गया ए बराबर हो सकता है 4Q प्लस 3, यानी इति सिद्धम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल हो जाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। हमारा सवाल है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, ऐसे स्टक बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक स्टक में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये परात में न्यूनतम स्थान घेरें। बताइए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? ठीक है, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stuck them in such a way that each stuck has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stuck for this purpose? कुल मिलाकर बात यह है कि एक मिठाई का विक्रेता है और उसके पास में 420 तो काजू की बर्फियां हैं और 130 बर्फियां हैं बादाम की, और वो ये चाहता है कि इनकी समान ढेरियां बने और साथ ही साथ में स्थान भी कम से कम घेरें। तो इस प्रश्न के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए, बर्फियों की संख्या कौन सी वाली? काजू वाली। ये कितनी है? इक्वल्स टू 420। ठीक है, फिर बर्फियों की संख्या कौन सी? बादाम वाली। ये कितनी है? 130। ठीक है,
फिर हमें ज्ञात करना है बर्फियों की समान संख्या वाली ढेरियों यानी स्टक ढेरियों की संख्या ये कितनी है, कितनी होगी? ये होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या महत्तम समापवर्तक HCF ऑफ किसका? 420 एंड किसका? 130, यानी 420 और 130 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही ढेरियों की संख्या होगी। यानी कुल मिलाकर के हमें इस सवाल के अंदर 420 और 130 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। ठीक है, किसका? 420 और 130 का। अब हम ज्ञात करते हैं 420 और 130 का हमें क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। कैसे ज्ञात करना है? वो हमें ज्ञात करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से। ठीक, कैसे करते हैं? हम प्रयोग करते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा का, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी लीमा पर आधारित है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा, लीमा का एल लिखा, के अनुसार, यूक्लिड डिवीजन लीमा के अनुसार क्या है? हमने क्या माना? बड़ी संख्या जो है उसको तो a माना, बड़ी संख्या को a माना। बड़ी संख्या कौन सी है? 420। a का मतलब क्या है? a का मतलब होता है, हमने भाग की संक्रिया में 4 तत्व देखे थे, कौन कौन से? एक तो भाजक होता था जिसको बोलते हैं डिवाइजर, उसको हम b से प्रकट करते थे। एक भाज्य होता था जिसको हम बोलते हैं डिविडेंट, और डिविडेंट को हम a से प्रकट करते थे। एक क्वोशिएंट होता था और एक रिमाइंडर होता था। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं a की, यानी डिविडेंट की, यानी भाज्य की। बड़ी संख्या को तो हमने भाज्य मान लिया और छोटी संख्या को हमने b मान लिया, यानी भाजक मान लिया। 130 यानी डिवाइजर मान लिया। ठीक है, इसके बाद में a भाग b किया, यानी क्या मतलब है? 420 में हमने भाग लगा दिया, 420 भाग 130। ठीक है, अब 420 में 130 का भाग लगाया हमने, 420 लिख दिया, उसमें 130 का भाग लगाया। कितनी बार गया? 3 बार भाग मान लो दिया। कितना आया 3 बार भाग देने पर? 390। ये आ गया। बचा कितना? बच गया 30। कितना बच गया? 30। यानी कुल मिलाकर के शेषफल बच गया 30 और हमारा भागफल आया 3, यानी क्वोशिएंट यानी भागफल आया हमारे पास में 3, शेषफल यानी रिमाइंडर आया हमारे पास में 30 यानी 30। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण के अनुसार, यूक्लिड डिवीजन समीकरण के अनुसार। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लीमा का समीकरण क्या है? वो है अपना BQ प्लस R इक्वल टू A। B क्या है? वो हमें पता है, B है भाजक यानी 130। 130 इधर भी दे रखा है हमने B क्या माना था? 130 को माना था। इंटू Q यानी क्वोशिएंट यानी भागफल क्या आया था हमारा? 3, प्लस R यानी रिमाइंडर कितना है? शेषफल कितना है? 30।
इक्वल टू ए यानी डिविडेंड यानी भाज्य कितना था हमारा, ए 420 माना था हमने, 420 लिख दिया, इस तरह लिख दिया। अब हमने आर पे देखा, आर का मान कितना है 30, यानी आर का मान 0 नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 नहीं है, यूं काट कर दिखाते हैं, नहीं है, अतः आर बराबर 30 और बी बराबर कितना है 130। पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर r बराबर 0 नहीं है, इसलिए r बराबर 30 और b बराबर 130 पर वापस से हमें यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रयोग कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल, r बराबर 30 और b बराबर 130 पर हमें यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करना है। यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर ठीक है। कैसे करते हैं प्रयोग ऐसे करते हैं कि बड़ी संख्या जो होती है उसको तो a मान लेते हैं, तो 1 बराबर तो हमने मान लिया 130, और छोटी संख्या जो होती है उसको b मान लेते हैं, यानी r थी यानी 30 जो था वो छोटी संख्या थी, उसको 30 मान लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, a भाग b का मतलब है 130 के अंदर हमने भाग लगाया b यानी 30 का, भाग लगा के हमने देखा, भाग लगाया 130 के अंदर हमने भाग लगाया 30 का, कितना आया, 4 बार हमने भाग दे दिया, 120 हमें प्राप्त हो गया, बच गया 10, यानी भाग लगाने पर हमारा क्या प्राप्त हुआ, भागफल यानी क्वोशिएंट हमें क्या प्राप्त हुआ 4, और शेषफल यानी रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, आर क्या प्राप्त हुआ, वो हुआ 10। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण की बात करी, समीकरण के अनुसार, समीकरण क्या है, समीकरण है बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए। यहाँ पे मान रख देते हैं इसके, b की जगह पे मान क्या रखा, b का मान क्या था 30 साफ लिखा हुआ है, इसको b माना था हमने छोटे वाले को 30 हो गया, इनटू q कितना है, q यानी क्वोशिएंट कितना है, वो 4 आया था, 4 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर r कितना है 10 है, और डिविडेंड a कितना है 130 है। ठीक है, अब हमने रिमाइंडर को देखा, रिमाइंडर आ रहा है 10, r की जगह लिखा है हमने 10, यानी r बराबर 0 नहीं है, तो हम वापस से क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे हम, सिंस चूंकि r बराबर 0 नहीं है, अतः r बराबर 30, r बराबर 10 है ना, r बराबर 10, व b बराबर, b कितना है 30 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर यूक्लिड डिवीजन लीमा का पुनः प्रयोग करने का मतलब क्या हुआ, वही बड़े पूर्णांक जो है, बड़ी जो संख्या है उसको तो हमने a मान लिया यानी डिविडेंड मान लिया, यानी बड़ी संख्या कौन सी है 30, तो a को तो 30 मान लिया, और b को छोटी संख्या को हमने b मान लिया 10। उसके बाद में हमने क्या किया, a भाग b कर दिया, a भाग b का मतलब क्या होता है, 30 के अंदर हमने भाग लगा दिया 10 का, भाग लगा के देखा 30 में 10 का भाग लगाया हमने, 3 बार गया 30 हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। इस तरह हमें क्या प्राप्त हुआ, भागफल तो हमें प्राप्त हो गया कितना 3, और रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त हुआ 0। ठीक है, अब शेषफल 0 हो गया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसका मान रखेंगे, इन सब का मान रखेंगे समीकरण में, किसमें, अब हम करेंगे, लिखेंगे
कि यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण के अनुसार अब समीकरण क्या है, बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए। बी की जगह पे हमने लिख दिया कितना, बी की जगह पे क्या था 10 इंटू क्यू की जगह पे क्या है, क्वोशिएंट कितना है 3 प्लस आर 0 बराबर ए। इसके अंदर 0 पे ध्यान दिया, आर पे का मान पे 0 आ गया। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 है, चूंकि सिंस आर इक्वल टू 0 है, अतः इस चरण के b का मान b बराबर 10 क्या होगा, b इस चरण के b का मान यानी b बराबर 10 ही हमारा HCF होगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। यानी हमारे पास में आंसर क्या आया, HCF क्या आया 10। यानी अगर वो 10-10 ढेरियां बनाए टोटल मिला करके, एक ढेरी में 10-10 बर्फियां रखें, तो वो सारी ढेरियां इस तरह से रखी जा सकती हैं कि परात में न्यूनतम स्थान घेरा जाए। ठीक है।